हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोग घटना चक्र की बुक से पॉलिटी की टेस्ट सीरीज कर रहे थे और ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आर ओ तथा यूपी पीसीएस प्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज हम लोग का टॉपिक है मौलिक अधिकार और हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा को नियत करता है? ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बी शक्तियों का विकेंद्रीकरण और सी है निर्वाचित सरकार, फिर डी है शक्तियों का पृथक्करण। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। यानी कि लोकतंत्र जो वहाँ पर होता है वहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण होता है। जैसे कि न्यायपालिका, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका या सरकार सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो और ऐसी न्यायपालिका सरकार की नीतियों के विरुद्ध जाकर नागरिकों को विशेषकर मत विभिन्नता रखने वाले लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं कर सकती है। और शक्तियों का जो केंद्रीकरण है, तो यहाँ पर जो है संरचना में शीर्ष नेताओं के पास ही निर्णय क्षमता को संकेंद्रित करता है, जिससे कि तानाशाही प्रवृत्तियों पर बल मिलता है। मतलब केंद्रीकरण मतलब कि एक ही पूरी शक्ति एक ही पर्सन के पास होगी तो तानाशाही हो जाएगा। तो फिर ऐसी प्रवृत्तियों को जो है तानाशाही जैसी प्रवृत्तियां हैं उनको बल मिलता है और नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। निर्वाचित सरकार का मतलब होता है कि निर्वाचित सरकार नागरिकों की प्रतिनिधि होने के कारण स्वतंत्रता की संरक्षक मानी जाती है, परंतु जो निर्वाचित सरकार की स्थिति में भी अल्पमत नागरिकों की स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकती है। तो शक्तियों का जो पृथक्करण है, इसका मतलब ये होता है कि तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसा कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपलब्ध है, और ये तीनों शक्तियों का स्पष्ट रूप से पृथक्करण इसका मतलब होता है। तो इस तरह हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इस जो शक्तियों का पृथक्करण है, तो ऐसी स्थिति में शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरों के अंग द्वारा उनका विरोध किया जाता है और इस प्रकार शासन के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है एवं तानाशाही जैसी प्रवृत्तियों को समुचित रूप से रोकथाम संभव रहता है। और शक्तियों का पृथक्करण ही लोकतंत्र, किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोच्चता सुरक्षा को नियत करता है। अगर सरकार कुछ भी गलत कर रही है तो फिर हमारे यहाँ पे न्यायपालिका है, या कोई भी गलत नियम कानून संसद बना रही है तो फिर न्यायपालिका उन पे सवाल उठाती है। तो इस तरह जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में शक्तियों का पृथक्करण सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए ऑप्शन है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सी ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। फिर डी है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ में किया गया समझौता है? किसने कहा था? ये कथन दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी है राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है राधा कृष्णन। तो हमारे यहाँ राधा कृष्णन जी जो हैं उन्होंने ही कहा था कि किसी व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। तो मूल अधिकार में संविधान में जो बहस हुई थी तो राधा कृष्णन जी ने उसी टाइम ये कथन कहा था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार क्या है? ए ऑप्शन है वाद्य योग, बी है अवाध्य, सी लचीले, डी कठोर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वाद्य योग, जो भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए
वाद्य योग और अवाद्य योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार जो है वाद्य योग, नीति निर्देशक तत्व, अवाद्य योग। वाद्य योग का मतलब मैं न्यायालय जा सकता हूँ और इस पर कोई ना कोई डिसीजन या निर्णय आ सकता है, और नीति निर्देशक के जो रूल्स हैं उसमें कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता है, मतलब अवाद्य योग है। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है यह संविधान में उल्लिखित होता है, और दूसरा है यह प्रजातांत्रिक होता है, तीसरा ऑप्शन है यह लोक कल्याणकारी होता है, चौथा यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, और पांचवा है संसद के विरुद्ध कानून नहीं है। तो यहाँ पर जो है पहला हो जाएगा सही, यह संविधान में उल्लिखित है। मूल अधिकार सभी को पता है संविधान में उल्लिखित है। उसके बाद में जो है चौथा ऑप्शन है यह व्यक्तित्व विकास में आवश्यक है, सही है। फिर जो है पांचवा ऑप्शन है संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने मूल अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद में संविधान निर्माण के दौरान संविधान में मूल अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया था। उन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे संविधान में सूचीबद्ध किया गया था, और व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। मतलब हमारे जो मूल अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकारों को जो है कोई भी सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती है। अगर वो हमसे छीन रही है या कम कर रही है, उल्लंघन कर रही है, तो हम इसके लिए जो है कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जाके इसके बारे में जो भी डिसीजन या निर्णय आएगा उसको स्वीकार कर सकते हैं। और आपके ही संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है, और इन अधिकारों का अभाव में व्यक्ति की सर्वोच्चता में विकास संभव नहीं हो सकता। संविधान के आर्टिकल 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है, और प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया के संबंध है, ना कि अधिकारों के संबंध से। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। मौलिक अधिकार के बारे में बताना है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, बी है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित होते हैं, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा पर, और डी है आपातकालीन की स्थिति में। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपातकालीन की स्थिति में हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है, और इन्हें केवल आपातकालीन की स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 358 और 359 में आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यानी जो मूल अधिकार हैं हमारे, वो सभी 20-21 को छोड़कर बाकी सभी निलंबित हो जाते हैं आपातकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, दूसरा ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तीसरा है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, चौथा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की बिल की भांति नहीं है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। पहला ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। दूसरा है ये समाज के भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में सूचीबद्ध है, और जो है तीसरा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और चौथा में जो दिया गया है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के
अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, परंतु अधिकारों के बिल की भांति नहीं होगा, वहाँ पर है। मौलिक अधिकार जो है राज्य के कृत्य विरुद्ध की एक गारंटी है, उन्हें भाग 3 में शामिल किया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका की बिल की भांति हैं। और जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, तो ये जो संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में राजनीति निर्देशक तत्वों एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? पहला है 112 से 115, दूसरा है 12 से 35, तीसरा है 222 से 235, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं और भाग 3 होगा। और कुल मौलिक अधिकार जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं और इससे पहले जो थे वो 7 मौलिक अधिकार थे। तो फिर एक मौलिक अधिकार जो था प्रॉपर्टी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसको जो है समाप्त कर दिया। संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ए ऑप्शन जो है 13, बी है 32, सी है 245 और डी है 326। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है और या फिर न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन में बनाया गया है तो कानून के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। और आर्टिकल जो 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 245 जो इसमें दिया गया है, आर्टिकल 245 में केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। और आर्टिकल 226 जो है डी ऑप्शन, तो 226 में लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और जो निर्वाचन आयोग की बात करें तो वो आ जाएगा आर्टिकल 324 में। तो यहाँ पर संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्यपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों के कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आर्टिकल 13 होगा। और बी जो 32 है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या मौलिक अधिकार को छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ए ऑप्शन है राज्य का निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार और सी मौलिक कर्तव्य, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से अनुच्छेद है? तो यहाँ समानता का अधिकार की बात करते हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया 16 से 20, बी ऑप्शन 16 अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक, बी ऑप्शन अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 और डी ऑप्शन है 13 से 17। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 तक के तहत प्रदान किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। 17 में दिया गया है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। तो ये जो पांचों अनुच्छेद हैं ये समानता के अधिकार को दर्शाते हैं, या इन्हीं के द्वारा हमें समानता का अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत हुआ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं
पहला है 13, दूसरा 14 और तीसरा 15, चौथा 16। तो यहाँ पर 2, 3, 4 यानी 15, 16 और 14 ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 13 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, समानता का अधिकार भारतीय संविधान में 14, 15, 16, 17, 18 इन पांचों अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है और 13 जो है मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ए ऑप्शन 14, बी 15, सी 16 और डी जो है 17। तो अनुच्छेद 14 जो है वह विधायन की सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समान समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा और जो है प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो सभी के लिए समान अधिकार होंगे। और जो हमारा अनुच्छेद 15 है इसमें दिया गया है कि किसी भी वंश, धर्म या जाति, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। और 17 में जो दिया गया है, 17 में दिया गया है छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत तथा 16 में दिया गया लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून की समझ समानता से संबंधित है? ए ऑप्शन है 16, बी 15, सी 14 और डी 13। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 14। कानून की समझ समानता से संबंधित है 14। फिर क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ए ऑप्शन 12, बी 13 और सी 14, डी 15। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा 14। कानून के समान संरक्षण जो है 14 में दिया गया है। जो 13 है ये मूल अधिकारों के न्यूनीकरण से है और जो आर्टिकल 15 है ये उपाधियों, ये जो है धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। क्वेश्चन नंबर 16, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित एवं नियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान में किस निम्नलिखित अनुच्छेद का निम्न में से किसका उल्लंघन करता है? ए ऑप्शन है 14, बी 28 और सी 32 और डी है 44। तो यहाँ पर जो है 14 राइट आंसर हो जाएगा। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित अथवा एवं अनियंत्रित करने विवेकाधिकार देता है, ये आर्टिकल 14 में आता है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समान समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो फिर वह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अभिहित विधि के शासन का उल्लंघन करता है। तो यह आर्टिकल 14 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ए ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। बी ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। सी है सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। डी ऑप्शन है सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर जो है विधि का नियम सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। विधि का नियम या शासन या कानून का अधिराज्य या रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य होता है कि सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का शासन का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति
के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी संविधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, डी है समानता का अधिकार। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आर्टिकल 15 में जो है समानता का अधिकार को दर्शाता है। 14 से लेकर 18 तक जो 5 आर्टिकल हैं वो समानता के अधिकार को ही दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 15 समानता का अधिकार हो जाएगा। 15 में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। विभेद करना प्रतिषेध है, यह एक मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। और आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 से 18 तक यानी 18 तक समानता के अधिकार शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? ए ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, बी है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, और सी ऑप्शन है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, और डी है विचारक व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर जो है हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। जो मद्रास बनाम दोराय राजन 1951 का जो केस है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भेदभाव हम लोग किसी के साथ में नहीं कर सकते हैं, और ये हमारे अनुच्छेद 15 में दिया गया है। तो फिर समानता का अधिकार को तो 14 से 18 तक की आर्टिकल्स दर्शाते हैं, परंतु जो दोराय राजन का मैटर था ये मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया है। इसमें संविधान का पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में धारा 2 के तहत अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया था, और इसके तहत सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित सूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया था। तो ये जो दोराय राजन मामला था ये जो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15, और इसमें जो है पहला संशोधन 1951 धारा 2 के तहत किया गया था, जिसमें 15(4) को जोड़ा गया था, और उसके तहत कहा गया था कि सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने का प्रावधान है कि राज्य चाहे तो फिर वो उनको छूट दे सकती है, यानी कि रिजर्वेशन दे सकती है। तो इस तरह हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में इसमें से गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं? अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति जनजाति है तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये ऑप्शन है आर्टिकल 15 क्लॉज 4, बी है आर्टिकल 15 क्लॉज 5, सी है आर्टिकल 16 क्लॉज 4, फिर डी है आर्टिकल 16 क्लॉज 5। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंतर्गत कहा गया है कि इसमें जो शिक्षण संस्थान हैं वो गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, जिसमें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति है तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन आर्टिकल 15 क्लॉज 5 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? ए ऑप्शन है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 तथा 14, बी ऑप्शन है आर्टिकल 14 एवं 15, सी है आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, डी है आर्टिकल 17 और 18। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 तथा 16 क्लॉज 4 के प्रावधान अनुसार ओबीसी जो
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़े गए खंड आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS को भी 103वां संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 15 और सब क्लॉज 6 एवं 16 सब क्लॉज 6 के माध्यम से करेक्शन करके जोड़ा गया है। और यहाँ पर जो है पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 15(4) और 16(4) और EWS के लिए 15(6) और 16(6). क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता या प्रत्याभूति प्रदान करता है? ए ऑप्शन है आर्टिकल 15, बी 16 फर्स्ट 16 सेकेंड, सी है 16 थर्ड यानी क्लॉज 3 और डी है 16 क्लॉज 3, क्लॉज 4 और तथा क्लॉज 5। तो यहाँ पर जो है हमारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता नागरिकों को प्राप्त करता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में और प्राप्त भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 में भारतीय संविधान जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता का मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन है कानून की समानता, बी है सामाजिक समानता और सी है अवसर की समानता, डी आर्थिक समानता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कौन सा नहीं है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन है, आर्थिक समानता की बात नहीं करी गई है। कानून के समझ समानता जो है ये आर्टिकल 14 में आता है, सामाजिक समानता और जो है आर्टिकल 15 में आता है, अवसर के समझ समानता जो है 16 में आता है। ये तीनों जो है मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, कथन ए और कारण आर दिया है। कथन ए में है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। और कारण आर है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो यहाँ पर जो है डी दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो यहाँ पर जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार पर निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकते हैं। मतलब राज्य को अथॉरिटी है कि वो जो है अन्य पिछड़ा वर्ग लोग जो है, अनुसूचित जाति जनजाति, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग जो है उनके लिए जो है राज्य नियम कानून बना के उनको सबके बराबर लाने के लिए प्रावधान कर सकती है, यानी कि भिन्न व्यवहार कर सकती है। और समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ये भी सही होगा। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों को अर्थात पिछड़े वर्गों, वंचित वर्गों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है, आर्टिकल 16(4) में दिया गया है। और जो 15(4) है इसके तहत जो है राज्य द्वारा प्रावधान किए गए हैं कि हर समान स्तर के लोगों के विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समझ समानता की बात की गई है। तो इस तरह हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है? ए ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बी है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, सी है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, डी ऑप्शन है ए बी सी
सभी को मिलाकर पढ़ना। भारतीय न्यायालय में समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार जो है दिया गया है, ये ABC सभी को मिलाकर पढ़ना। यानी संविधान में जो प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द है उसको भी जोड़ेंगे और आर्टिकल 14 को भी जोड़ेंगे, आर्टिकल 16 को भी जोड़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 14-16 को संविधान की प्रस्तावना के तथा अनुच्छेद 39 क्लॉज D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेद से निष्कर्षणीय है तथा इसके संगत वर्गीकरण तथा अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। तो D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार में परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर जो है D ऑप्शन राइट आंसर होगा 14 और 16। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस प्रावधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? A ऑप्शन 14, B है 21 और C है 17, D है 19। तो यहाँ पर C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। 14 विधि के समान समानता और जो है 19 स्वतंत्रता का अधिकार आता है और जो है 21 भी हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में यानी कि जीवन जीने का अधिकार में ही आता है। फिर इस तरह हमारा 17 C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं और कल हम लोग 28 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, जो भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जैसा भी लगे आप लोग अपने सुझाव कमेंट करते रहिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोग का जो टॉपिक था वो मौलिक अधिकार, तो फिर हम लोग इसमें से कल क्वेश्चन कर लिए थे 70 तक, आज 71 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है घटना चक्र की बुक से हम करवा रहे हैं, ये आपके आर ओ और APPCS के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो A ऑप्शन में दिया हुआ है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में है स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। B में दिया हुआ है आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में है निवारक निरोध का उपबंध करने वाले कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। फिर C में है आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में है संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। फिर 22(1) है, इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव अतिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं बताना है, तो फिर C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। ऐसा नहीं है, 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है उसमें दिया हुआ 22 क्लॉज 1 में स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, ये सही हो जाएगा। और दूसरा है 22(4) में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, ये भी सही है। और जो चौथा ऑप्शन है 22 क्लॉज 1 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव अतिशीघ्र
बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। ये जो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन जो है ये गलत है। तो जो हम लोग सी देखते हैं इसमें क्या है, संविधान के आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, पर गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर जो न्यायालय तक पहुंचते हैं उसका टाइम हम लोग नहीं काउंट करते हैं और 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकरण के बिना उक्त अवधि तक के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। और 22(7) में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके तहत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाएगा। ये जो है 22 क्लॉज 2 में ना रह के क्लॉज 7 होता तब ये सी ऑप्शन सही होता। तो इस तरह क्लॉज 2 दिया है तो इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, यानी कि कितने माह तक बंदी बनाया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है। क्वेश्चन ऑप्शन दिया है 1 माह के लिए, बी ऑप्शन है 3 माह के लिए, सी 6 माह के लिए और डी 9 माह के लिए। तो यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष बंदीकरण जो है यानी कि निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है और यह जो है आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में दिया हुआ है। और यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए मामला हो तो मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। जब तक सलाहकार बोर्ड नहीं यह मत देता है तब तक नहीं 3 माह से अधिक नहीं रख सकते। और जो संसद है ये अगर विधि बनाती है 3 माह से अधिक रखने के लिए किसी व्यक्ति को तो फिर वो विधि है बनाएगा आर्टिकल 22 क्लॉज 7 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 73, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, यानी कितने माह तक। ए ऑप्शन है 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 9 माह। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 माह तक किसी भी व्यक्ति को रख सकते हैं। भारत में निवारक निरोध अधिनियम जो है या प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के 3 माह तक की रख सकते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 22 क्लॉज 4 के अनुसार दिया गया है। और बंदी बनाकर रखने के बाद में अगर इसके बारे में संसद कोई विधि बनाना चाहती है, निर्धारित करेगी इन मामलों को लेके, तो फिर वो 22 क्लॉज 7 में करेगी। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं का मामला बन जाता है। और दूसरा ऑप्शन है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो फिर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है, यानी कि कैदी को जो रिहाई है वो अगर जनवरी में मिलनी है तो वो जाके मार्च में मिले तो उसी को बोलते हैं पैरोल। तो फिर यह जो रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। और जो पैरोल
की व्यवस्था को कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है। और ये जो है 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार पर परिवार में किसी मृत्यु या रक्त संबंधी विवाह पर ही प्रदान किया जाता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी सक्षम अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है। यदि उसकी राय में कैदी रिहा होना समाज के हित में ना हो तो कैदी को रिहा होने पर उसके फरार होने की आशंका हो। बहुधा जो है मृत्युदंड प्राप्त कैदी को पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है। इससे अतिरिक्त बहुहत्या दोषी या आतंकरोधी और गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम UAPA के तहत जो है सजा याफ्ता कैदी में पैरोल के पात्र नहीं होते हैं। यानी जो UAPA के तहत अगर आपको सजा मिली है या फिर आपने किसी का मर्डर कर दिया है या फिर आपको मतलब मृत्युदंड मिलने वाला है तो फिर आपको पैरोल नहीं मिल सकता है। इसलिए कथन पहला जो है वो गलत है। और जो दूसरा कथन है, क्योंकि कारागार उसमें निरुद्ध व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। जो कारागार है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकारों को अपने द्वारा बनाए गए नियम पर पैरोल राज्य सरकार की कार्यपालिका द्वारा प्रदान की जाती है और जेल अधिकारी इस संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं तथा पैरोल प्रदान करने का निर्णय मानवीय आधारों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। तो इस तरह हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, चूज करना है कौन सम्मिलित है कौन नहीं है। पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, तीसरा है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पहले में दिया है पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों राइट आंसर है। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार और जो है ये राज्यों के समाज सुधारक विधि निर्माण। तो यहाँ पर जो है ये धर्म की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 में आता है। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों पॉइंट जो दिए हुए हैं ये राइट आंसर हो जाएंगे। चौथे में है धर्म निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं और ये करवाना अपराध है। तो फिर हमारे 3 ऑप्शन सही होंगे, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार और सिखों को कृपाण धारण का अधिकार आर्टिकल 25 में दिया है। धार्मिक निकायों में लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ए ऑप्शन है 24, बी है आर्टिकल 25, सी आर्टिकल 26, डी आर्टिकल 27। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 25 जो है इसमें दिया हुआ है सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान के आर्टिकल 27 का संबंध है। ए समानता का अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार और सी धार्मिक स्वतंत्रता, डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। धर्म की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 25 में आता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जो है हिंदू शब्द पारसियों से संबंधित नहीं होता है, बौद्ध, जैन तथा सिखों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्लॉज खा यानी कि बी में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख शामिल है, जबकि पारसी इसमें शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है, संविधान के
अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो यहाँ ए ऑप्शन दिया गया है सार्वजनिक व्यवस्था, बी है स्वास्थ्य, सी सदाचार और डी मानवतावाद। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानवतावाद जो है इसमें धर्म की स्वतंत्रता का कोई मतलब मानवतावाद शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार ये चीज़ें हैं। तो फिर आर्टिकल 25 क्लॉज 1 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण करने की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान अधिकार होगा और मानवतावाद शब्द को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है लोक व्यवस्था, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा, तीसरा है शिक्षा, चौथा सदाचार, पांचवा स्वास्थ्य और छठा धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 26 में धर्म कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, यानी प्रतिबंध वाले शब्दों को बताना है। तो यहाँ पर जो है लोक व्यवस्था आर्टिकल 26 में नहीं आता है और जो है लोक व्यवस्था और सदाचार यानी फोर्थ और स्वास्थ्य, ये जो है तीनों शब्द आर्टिकल 26 के कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं बताना है यानी नॉट करेक्ट बताना है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ए ऑप्शन है। आर्टिकल 23 में आता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार का प्रतिबंध, ये सही है। और आर्टिकल 24 में बी ऑप्शन में दिया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, सही है। आर्टिकल 26 सी में दिया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, सही है। डी ऑप्शन है 29 में धार्मिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो जो डी ऑप्शन है ये 29 में नहीं है जबकि ये आर्टिकल 30 में है, तो फिर हमारा ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान की स्थापना, प्रशासन का अधिकार आर्टिकल 30 से प्राप्त होता है और जबकि आर्टिकल जो 29 है उसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से है। आर्टिकल 23 है मानव दुर्व्यापार बलाश्रम पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है और 31 जो है इसमें संपत्ति का अर्जन अनिवार्य से संबंधित था, पर ये जो है आर्टिकल 44 संविधान संशोधन 44 के द्वारा 1978 में कैंसिल कर दिया गया है। ये आपका मौलिक अधिकार ना होके एक लीगल राइट हो गया यानी कानूनी अधिकार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 82, युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी नॉट करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन है मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम में प्रतिषेध, आर्टिकल 23 सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 सही है। और जो है आर्टिकल 31 में दिया गया शिक्षा संस्थानों प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का, ये जो है गलत है, तो नॉट करेक्ट बताना है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को
अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 19, दूसरा है 26, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 29, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 30। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करने और संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 84 में है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार दिया गया है। ये जो है आर्टिकल 30 में दिया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में है नीचे दिए गए कथनों में से जिनमें एक कथन ए दूसरे में आर कहा गया है, तो कारण और कथन चूज करना है। तो यहाँ पर कथन दिया है ए भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। फिर कारण आर है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और संविधान केवल भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान करता है। तो ए और आर दोनों कथन राइट हो जाएंगे। संविधान के आर्टिकल 30 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 क्लास 2 में दिया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में और राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। तो फिर आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, जिसमें भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान की गई है। तो फिर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 भारतीय संविधान मान्यता देता है। ए ऑप्शन है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी है धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। ए ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, बी है संसद को, सी राष्ट्रपति को और डी है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। संविधान के आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत ही प्रदान की गई है। यह अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को संवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में किसी भी उपबंध में असंगति में है। तो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया है। कौन है? ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन है न्यायपालिका, बी कार्यकारिणी प्रणाली और सी दिया गया है संसद और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया जाता है। इसके तहत जो कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। यानी आपको लगता है आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आप कोर्ट में जा सकते हैं। और उसके बाद में आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, तथा अगर उच्च न्यायालय में आपको जाना है तो आप आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। तो इस तरह हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? ए ऑप्शन संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अनुसार 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? ये ऑप्शन है संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी न्यायपालिका और डी प्रधानमंत्री को। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करती है और सर्वोच्च न्यायालय जो करती है वो आर्टिकल 32 के तहत, उच्च न्यायालय 226 के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ए ऑप्शन संसद, बी महान्यायवादी, सी उच्चतम न्यायालय, डी राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो है अभिभावक किसे माना जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था, वो होता है उच्चतम न्यायालय। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है कि हम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बी है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। सी है बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संतुति की गई थी। फिर डी ऑप्शन है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये जिसमें नॉट करेक्ट बताना है। तो डी ऑप्शन होगा, मूल अधिकारों का संरक्षण जो है वो न्यायपालिका है और भारतीय संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है न्यायपालिका को। तो ये हो जाएगा जो है डी ऑप्शन, ना कि राष्ट्रपति। यहाँ पे राष्ट्रपति जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत परिवर्तित किए जा सकते हैं? ए ऑप्शन संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी सांविधिक अधिकार और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके हम अपने मौलिक अधिकारों के हनन के बारे में न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? ए ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार और डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ पर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी.आर. अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 के अंतर्गत यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है तो इसके अंतर्गत हम यह जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यानी कि आर्टिकल 32 के थ्रू जिसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो फिर उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप
न्यायालय में शरण ले सकते हैं। तो फिर उसी को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। जो है इसका उद्देश्य जो है आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कथन और करण चूज करना है। तो यहाँ पर कथन ए दिया है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, सही होगा। फिर बी ऑप्शन है, आर दिया है, मतलब कारण आर दिया गया है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर जो है आर भी सही हो जाएगा। तो कथन और करण दोनों सही है, आर एक की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर रिटों का अधिकार के बारे में बात करी गई है। तो ए ऑप्शन है आर्टिकल 32, बी 33 और सी आर्टिकल 132 और बी ऑप्शन में दिया है आर्टिकल 226 यानी 226। तो यहाँ पर ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है और इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिटों का अधिकार दिया गया है, जिसमें से जो रिटें दी गई हैं वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर 1, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। जो है ये रिटें निकालने की शक्ति है जो है सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और इस किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिटों को निकालने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? ए ऑप्शन है परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेषण और डी प्रतिषेध। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए आज हम लोग यहीं तक करते हैं। थैंक यू। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को देखते रहिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।